चलिए, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग। क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट है पावर शेयरिंग। इसमें हम लोग बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम का क्या कंडीशन था, वहाँ कैसे पावर शेयरिंग किया गया, श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे और पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है ये भी साथ में पढ़ेंगे। कितने डिवीजन में पावर शेयरिंग होता है, पावर शेयरिंग का टाइप्स कितना है, ये सब भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से। बेल्जियम में दिया गया है बेल्जियम का कैपिटल। बेल्जियम सबसे पहले बेल्जियम एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, इसका कैपिटल है ब्रुसेल्स में। ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ का है 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्स 1 करोड़ है। 1 करोड़ से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेल्जियम में। टोटल बेल्जियम का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% पॉपुलेशन जो है वो कौन सा लैंग्वेज बोलता है, वो डच बोलता है। वो किस एरिया में, डच बोलने वाले लैंग्वेज, डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग किस एरिया में रहते हैं, फ्लेमिश एरिया में रहते हैं। मतलब ये क्या हो गए, ये बन गए मेजोरिटी ग्रुप। अब आते हैं बात वलोनिया एरिया में। वलोनिया एरिया में कौन रहते हैं, वलोनिया एरिया में रहते हैं फ्रेंच बोलने वाले लोग, और इनका टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, ये 40% है। बचा 1%। 59 और 40, 99% हुआ। 1% कौन बोलता है, 1% बोलता है जर्मन। 1% किस लैंग्वेज को यूज करता है, वो यूज करता है जर्मन लैंग्वेज को। ठीक है, आगे बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स का जो टोटल पॉपुलेशन है, सिर्फ ब्रुसेल्स का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 80% पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच बोलता है। ब्रुसेल्स का 80% पॉपुलेशन सिर्फ जो है वो फ्रेंच बोलता है। 20% पॉपुलेशन डच बोलता है। ब्रुसेल्स का 80% पॉपुलेशन डच बोलता है, 80% पॉपुलेशन फ्रेंच बोलता है, 20% पॉपुलेशन डच बोलता है। ठीक है, यहाँ पे बेल्जियम में अगर देखा जाए तो बेल्जियम में मेजोरिटी में आता है डच, लेकिन ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में आता है फ्रेंच। ठीक है, अब बेल्जियम के नेबरिंग कंट्री कौन कौन सा है। बेल्जियम का नेबरिंग कंट्री है नीदरलैंड। बेल्जियम का नेबरिंग कंट्री नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, लक्समबर्ग। ये क्या है, बेल्जियम का नेबरिंग कंट्री है। अब बात करते हैं मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। जो बेल्जियम में माइनॉरिटी कौन है, बेल्जियम में माइनॉरिटी है फ्रेंच। तो बोलता है बेल्जियम में माइनॉरिटी में फ्रेंच है, लेकिन उसके पास वो पैसा बहुत है, वो रिच है और साथ में पावरफुल भी है। मेजोरिटी का भी बात करते हैं। मेजोरिटी में बेल्जियम में है डच बोलने वाला, लेकिन वो उसका कंडीशन क्या है, उसका कंडीशन वो पुअर और पावरलेस है, वो पुअर और पावरलेस है। देखा गया कि 1950 से 1960 के बीच में, 1950 से 1960 के बीच में बेल्जियम में सिचुएशन जो था, बेल्जियम में सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गया। किसके बीच में, फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले जो लैंग्वेज बोलने वाले जो कम्युनिटी लोग थे, वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। 1950 से लेकर 1960 के बीच में देखा गया बेल्जियम में सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गया। किसके बीच में, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में। दोनों भाषा के बोलने वाले लोग का जो समुदाय था, दोनों आपस में 1950 से 1960 के बीच में लड़ना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं इसी की, ये तो 1950 से 1960 हुआ, 10 साल ये लोग आपस में लड़ा। उसके बाद 1970 से 1930 के बीच में बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 4 अमेंडमेंट किया गया। बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 4 अमेंडमेंट किया गया। 1970 से 1930 के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन था बेल्जियम का, उसमें 4 अमेंडमेंट किया गया। लेकिन ये जो अमेंडमेंट किया गया, इसमें बेसिक चीज क्या रखा गया, बोला गया बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दीज अमेंडमेंट्स। ठीक है, एक चीज को खास, ये एक चीज जो था, ये चारों अमेंडमेंट पे ध्यान रखा गया कि एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। हर कोई साथ में रहेगा एक ही कंट्री में, इस बात का ध्यान रखना, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये जो चार अमेंडमेंट था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये 4 अमेंडमेंट में पहला दिया है, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी आर इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स का जो संख्या था, जैसे मान लेते मिनिस्टर का संख्या 150 था, तो 150 में 75 डच स्पीकिंग कम्युनिटी का होगा और 75 फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का होगा। नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को इक्वल रखा गया। किस तरह के नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को, डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले, दोनों तरह के, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे, कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स थे, दोनों का संख्या सेम रखा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोल रहे हैं 150
बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स का संख्या था 150 में 75 डच बोलने वाला और 75 फ्रेंच बोलने वाला मिनिस्टर्स ही होगा। उसके बाद लिखा गया सम स्पेशल लॉज आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट, कुछ स्पेशल कानून जो था उसको बनाने के लिए, उसको लागू करने के लिए जो दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप था, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप का मतलब क्या हुआ, अलग अलग भाषा बोलने वाला है, अलग भाषा बोलने वाले लोग जो थे, लिंग्विस्टिक ग्रुप जो था वो अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग थे उस दोनों सपोर्ट करेंगे, तभी जाके ये काम होगा, तभी ये स्पेशल लॉ पास होगा। मतलब डच और फ्रेंच ये दोनों जब तक कि एग्री नहीं करेंगे, या फिर डच, फ्रेंच और जर्मन तीनों लैंग्वेज के जो मिनिस्टर्स थे, तीनों लैंग्वेज के मिनिस्टर्स जब तक कि किसी बात पे अपना सपोर्ट, किसी स्पेशल लॉ पे अपना सपोर्ट नहीं देंगे तब तक वो स्पेशल लॉ पास नहीं करेगा। सेकेंड नंबर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दिया है सेकेंड नंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर था उसको दो भाग में बांटा गया है, डच स्पीकिंग पीपुल के बीच में और फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल के, जो डच भाषा बोलने वाला लोग था और फ्रेंच बोलने वाला भाषा के लोग के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर को डिवाइड किया गया। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, मिनिस्टर्स का संख्या 2 रखा, डच और फ्रेंच दोनों का इक्वल रखा, डच और फ्रेंच मिनिस्टर्स का संख्या इक्वली रखा। तो यहाँ पे मिनिस्टर क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट में मिनिस्टर उसका पावर होता है। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर को दो भाग में बांट दिया, दो एरिया में रहने वाले लोगों के बीच में बांट दिया। यहाँ पे कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो पावर था 2 एरिया के बीच में बांट दिया, एक फ्लेमिश, एक था वलोनिया, एक फ्लेमिश और दूसरा वलोनिया। फ्लेमिश में रहता था डच बोलने वाले लोग और वलोनिया में रहते थे फ्रेंच बोलने वाले लोग। यहाँ पे फिर अगला दिया स्टेटमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते थे, उनका काम जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करते थे। ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम नहीं करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट से फ्री था स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद दिया है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स क्या है, कैपिटल है बेल्जियम का, वहाँ पे किस तरह का गवर्नमेंट है, सेपरेट गवर्नमेंट है। ठीक है, ये जो सेपरेट गवर्नमेंट है इसमें भी जो पहला चीज पढ़े कि मेंबर्स का संख्या, मिनिस्टर्स का संख्या जो था डच और फ्रेंच का दोनों को इक्वल रखा जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी क्या किया गया, डच और फ्रेंच बोलने वाले जो मिनिस्टर्स थे उन दोनों का संख्या को बराबर रखने का कोशिश किया गया। ठीक है, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स आर इक्वली रिप्रेजेंटिंग इन गवर्नमेंट, जो दोनों मिनिस्टर्स का संख्या था वो दोनों को कोशिश किया गया कि इसमें इक्वल रहे। फिर आगे दिया है कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम में ये स्पेशल गवर्नमेंट जो था ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर, या फिर आप लोग को जो हमको जितना पता है, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट अभी तो फिलहाल बेल्जियम में है। ठीक है, इसको चुना कैसे जाता है, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, कैसे चुना जाता है, इसके बारे में दिया है, इलेक्टेड बाय पीपुल हु बिलोंगिंग टू, इलेक्टेड बाय पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वैसा लोग जो एक ही तरह का भाषा बोलता है, वो क्या करेगा, वो अपना अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगा। जैसे डच किस एरिया में रहता था, डच रहता था फ्लेमिश एरिया में, मतलब फ्लेमिश एरिया में या फिर पूरे कंट्री में जहां भी डच रहने वाला था वो सब वोट करेगा अपने कम्युनिटी, मतलब डच कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाने के लिए वो वोट करेगा। ठीक है, डच कम्युनिटी गवर्नमेंट में कौन कौन से लोग बैठेंगे उनके लिए डच बोलने वाले लोग ही सिर्फ स्पेशल वोट करेंगे। ऐसा नहीं कि जो डच बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, तीनों लैंग्वेज, जो एक आदमी अगर तीनों लैंग्वेज बोलता तो वैसा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलना है, वो आप अगर एक ही लैंग्वेज यूज करते हैं तब आप कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए वोट कर सकते हैं। मतलब डच वाले अपना अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगा, फ्रेंच वाला अपना अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगा, जर्मन वाला अपना अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगा। फिर आगे दिया है यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर, ये जीके का क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है ब्रुसेल्स में। यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर है। अब इसमें से अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा। ये बेल्जियम है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में।